हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एएस स्मार्ट क्लासेस में। जैसे कि हम सीटेट सेकंड पेपर के लिए एनसीईआरटी की एसएसटी कंप्लीट कर रहे हैं। ज्योग्राफी आपकी कंप्लीट भी हो चुकी है। हिस्ट्री की क्लास रोज़ 10 बजे होती है और 12 बजे होती है आपकी पॉलिटी की क्लास। आज के इस वीडियो में हम एनसीईआरटी हिस्ट्री कक्षा 6 का अध्याय 5 कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए अध्याय 5 है आपका राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी चैनल पर नए हैं वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो आपको आगे भी मिलते रहें। आज का टॉपिक है देखिए अध्याय 5 राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। तो यहाँ पर देखिए जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको मैंने हाईलाइट कर रखा है। इसका पीडीएफ भी मैं व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगी। देखिए व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। स्टार्ट करेंगे इसको। तो यहाँ पर देखिए आपको पढ़ना क्या होगा कि प्राचीन समय में राजा कैसे होते थे। अब के समय में तो देखिए चुनाव होता है, लगभग 50 साल से ही ये चुनाव हो रहा है। उसके पहले राजा कैसे चुने जाते थे, साथ ही में कैसे राज्य होते थे। प्राचीन गणराज्य जैसे आपके महाजनपद कुछ हो गए, मेन वाले हैं जो आपको इस चैप्टर में बताए जाएंगे। आगे देखते हैं। ये देखिए कुछ लोग शासक कैसे बने। पहले के समय की बात है, लगभग 50 वर्षों से हम अपने शासकों का चुनाव मतदान के जरिए करते आ रहे हैं, लेकिन बहुत पहले लोग शासक वैसे बनते थे। करीब 3000 साल पहले कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञों को आयोजित कर राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। तो देखिए 3000 साल पहले की बात की गई है यहाँ पर कि लोग बड़े बड़े यज्ञ करते थे और उसी से राजा के रूप में वो प्रतिष्ठित हो गए, मतलब राजा बन जाते थे। जैसे यहाँ पर देखिए एक अश्वमेध यज्ञ की चर्चा की गई है। अश्वमेध यज्ञ में होता क्या है कि राजा जो होता है वो एक घोड़ा छोड़ता है और वो विभिन्न राज्यों में जाता है। अगर कोई दूसरे राज्य का राजा उसे रोक लेता है तो उसको जिस राजा ने अश्वमेध यज्ञ किया है उससे युद्ध करना पड़ता है। और अगर कोई नहीं रोकता तो माना जाता है कि जिसने भी घोड़ा छोड़ा है, मतलब जो अश्वमेध यज्ञ करता है वही घोड़ा छोड़ता है, तो जिसने भी घोड़ा विचरण के लिए छोड़ा है उसको शक्तिशाली मान लिया जाता है और राजा मान लिया जाता है। तो यही चीज़ें देखिए यहाँ पर दी हुई हैं कि अश्वमेध यज्ञ के द्वारा राजा बन जाते थे पहले के लोग। 3000 साल पहले की यहाँ पर देखिए बात की गई है। आगे देखिए इसी में एक पॉइंट ये भी दिया हुआ है कि यज्ञ में आमंत्रित सभी राजा उसके लिए उपहार लाते थे। तो जहाँ जहाँ भी देखिए विचरण के लिए घोड़ा जाता था, जहाँ जहाँ भी उसको रोका नहीं जाता था, मतलब हर जगह से विचरण करके जब वो राजा के पास वापस आ जाता था तो बीच में जितने भी राजा मिलते थे सभी को आमंत्रित किया जाता था और वो आमंत्रित राजा जो होते थे राजा के लिए उपहार लेकर आते थे। यज्ञ जो होता था देखिए अश्वमेध यज्ञ बहुत बड़ा यज्ञ होता है। अश्वमेध यज्ञ जो होता था पुरोहितों द्वारा संपन्न किया जाता था। आज के समय में जैसे देखिए पंडित लोग पूजा करवाते हैं, वैसे ही पहले के टाइम में पुरोहित हुआ करते थे और पूजा पाठ वाला सारा काम वही देखते थे। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। इन सभी आयोजनों में राजा का मुख्य स्थान होता था। उसे राज सिंहासन या बाघ की खाल के एक विशेष आसन पर बिठाया जाता था। युद्ध क्षेत्र में राजा का सारथी ही उसका सहचर होता था। यज्ञ के अवसर पर वह राजा के विजयों तथा अन्य गुणों का गान करता था। तो देखिए राजा को जो सारथी होता था, जब अश्वमेध यज्ञ कराया जाता था तो उसमें उस सारथी के द्वारा ही राजा के गुणगान गाए जाते थे। साथ ही में राजा को जितनी विजय प्राप्त हुई हैं, जहाँ जहाँ भी युद्ध में उसको विजय प्राप्त हुई है, वो सारा वर्णन सारथी करता था। याद रखिएगा कौन करता था, तो राजा का जो सारथी होता था। साथ ही में यहाँ पर देखिए अगला पॉइंट ये है कि राजा के जो खास सगे संबंधी होते हैं, जैसे रानी हो गई और राजा के पुत्र हो गए, ये भी इनको भी छोटे छोटे अनुष्ठान करने होते हैं। अश्वमेध यज्ञ बहुत बड़ा होता है, मैंने ऊपर आपको बता ही दिया, तो इसी में छोटे छोटे अनुष्ठान ये लोग करते हैं। साथ ही में देखिए जो दूसरे राज्यों से राजा आते हैं उनको कुछ नहीं करना होता, बस वो लोग उपहार लाते हैं और शांति रूप से बैठकर सब कुछ देखते हैं। अश्वमेध यज्ञ में देखिए राजा के ऊपर पुरोहित पवित्र जल के छिड़काव के साथ साथ अन्य कई अनुष्ठान भी करता है। विशु अथवा वैश्य जिन्हें सामान्य लोग उपहार लाते हैं, जिन्हें पुरोहित शूद्र मानते थे, उन्हें कई अनुष्ठानों में शामिल नहीं किया जाता था। तो देखिए याद रखिएगा कि पहले भी देखिए चलता था कि जो शूद्र होते थे उन्हें पूजा में शामिल नहीं किया जाता था, अनुष्ठानों में शामिल नहीं किया जाता था। और वैश्य जो होते थे वो भी देखिए राजा के लिए उपहार लाया करते थे, मतलब वैश्य शामिल थे पर जो शूद्र होते थे उनको अनुष्ठान में शामिल नहीं किया जाता था। नेक्स्ट देखिए वर्ण बहुत इंपॉर्टेंट है। उस समय सामाजिक वर्ग थे, कौन कौन से 4 सामाजिक वर्ग थे, कौन कौन से थे देखिए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ऋग्वेद में भी देखिए इन चारों वर्णों का उल्लेख मिलता है।
ऋग्वेद के 10वें मंडल में ये 4 वर्ण पुरुष सूक्त हैं, जिसमें ब्रह्मा के मुख से, जंघाओं से, भुजाओं से और पैरों से इनका देखिए उत्पन्न हुए हैं ये। तो यहाँ पर भी देखिए दिया हुआ है कि 4 सामाजिक वर्ग में विभक्त था उस समय का जो समाज था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मणों का काम वेदों का अध्ययन, अध्यापन और यज्ञ करना था, जिनके लिए उन्हें उपहार मिलता था। क्षत्रियों का काम युद्ध करना और लोगों की रक्षा करना था। वैश्यों का काम खेती, पशुपालन तथा व्यापार थे। शूद्रों का काम अन्य तीनों वर्गों की सेवा करना था। तो देखिए इनके अलग अलग काम भी बटे हुए थे, कौन क्या करता था। शूद्र जो होते थे इन सभी वर्गों की, अन्य जो वर्ग हैं जैसे आपका ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इनकी सेवा करते थे। सबसे निचला वर्ग यही माना जाता था। नेक्स्ट है देखिए चित्रित धूसर पात्र। इस तरह के पात्रों में ज्यादातर थालियां और कटोरियां ही मिली हैं। ये पात्र बहुत ही पतली सतह के, सुंदर और चिकने हैं। शायद इसका प्रयोग खास मौक़ों पर महत्वपूर्ण भोजन को परोसने के लिए किया जाता था। तो यहाँ पर देखिए चित्रित धूसर पात्र, ये देखिए एक चित्र यहाँ पर दिखाया गया है कि पहले के टाइम में ऐसे बर्तन चलते थे। लगभग 3000 साल पहले की बात है ये। ऐसे बर्तन चलते थे। देखिए चित्रित धूसर है, इसमें चित्र भी अंकित किए हुए हैं। नेक्स्ट देखिए देखेंगे जनपद। महायज्ञों को करने वाले राजा अब जन के राजा न होकर जनपदों के राजा माने जाने लगे। जनपद का अर्थ है जन के बसने की जगह होता है। कुछ महत्वपूर्ण जनपद मानचित्र 4 में दिखाए गए हैं। तो देखिए जो राजा महायज्ञ कर लेते थे, अश्वमेध जैसे महायज्ञ कर लेते थे, वो जन के राजा ना होकर, मतलब वो जो नॉर्मल राजा लोगों के राजा होते थे, वो नॉर्मल लोगों के राजा ना होकर पूरे जनपद के राजा माने जाने लगे थे। जनपद का अर्थ भी देखिए यहाँ पर बताया हुआ कि जन के बसने की जगह, जहाँ पर लोग बसे होते हैं उसी जगह के वो लोग राजा माने जाने लगे थे। कुछ महत्वपूर्ण जनपद देखिए मैं आपको दिखाई देती हूँ वो भी। ये देखिए यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण जनपद मैंने हाईलाइट कर रखा है, जैसे आपका वैशाली हो गया, मगध हो गया, हस्तिनापुर हो गया, तक्षशिला हो गया, कौशाम्बी हो गया, उज्जैन हो गया, अवंती हो गया। ये सभी आपके कुछ देखिए महत्वपूर्ण जनपद, महाजनपद हो गए। तो आगे देखते हैं और इसमें क्या दिया हुआ है। पुरातत्वविदों ने इन जनपदों की कई बस्तियों की खुदाई की। दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर और एटा के पास अतरंजी खेड़ा इसमें से प्रमुख हैं। तो ये देखिए कुछ जनपद हैं, जैसे हस्तिनापुर हो गया आपका, अतरंजी खेड़ा और दिल्ली में पुराना किला। ये कुछ जनपद मिले हैं पुरातत्वों की खुदाई से। खुदाई से पता चला है कि लोग झोपड़ियों में रहते थे और मवेशियों तथा अन्य जानवरों को पालते थे। वे चावल, गेहूं, धान, जौ, दालें, गन्ना, तिल और सरसों जैसी फसलें उगाते थे। तो देखिए 3000 साल पहले की बात की गई है, तब भी लोग यहाँ पर खेती करना जानते थे, अनाज भी उगाते थे। चावल हो गया, गेहूं हो गया, धान, जौ, दालें, गन्ना, तिल, सरसों, ये सभी चीज़ वो लोग उगाते थे। साथ ही में देखिए मवेशी तथा अन्य जानवरों का भी पालन करते थे। आगे देखिए इसी में दिया हुआ है, लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे। इनमें से कुछ धूसर और कुछ लाल रंग के होते थे। तो याद रखिएगा कि पहले के टाइम में भी देखिए लोग मिट्टी के बर्तन बनाते थे, जो कुछ धूसर और कुछ लाल रंग के होते थे। पुरास्थलों में कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिले हैं, जिन्हें चित्रित धूसर पात्र के नाम से जाना जाता है। तो देखिए अभी ऊपर ही मैंने आपको चित्रित धूसर पात्र के बारे में बताया कि इसमें देखिए डिज़ाइन भी बना होता है, साथ ही में बहुत चिकने और पतले बर्तन होते हैं। जैसा कि इनके नाम से स्पष्ट है कि बर्तनों पर चित्रकारी की गई है। ये आमतौर पर सरल रेखाओं और ज्यामितीय आकृतियों के रूप में हैं। नेक्स्ट देखिए महाजनपद। महाजनपदों के बारे में आपने सुना होगा कि 16 महाजनपद थे। 6ठी शताब्दी में इनका उदय हुआ था और 16 महाजनपद थे। यहाँ पर देखिए पूरे नहीं, आपको मेन 1-2 जनपद पढ़ने को मिलेगा, क्योंकि क्लास 6 की बुक है, उसी के अकॉर्डिंग बनाई गई है। करीब 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए। इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। मानचित्र 4 में कुछ महाजनपदों को दिखाया गया है। अधिकतर महाजनपदों की एक राजधानी होती है। कई राजधानियों में किलेबंदी की गई थी, अर्थात इनके चारों ओर लकड़ी, ईंट या पत्थर की ऊंची दीवारें बनाई गई थी। तो देखिए जो जनपद बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गए थे, जिन्होंने बहुत ज़्यादा ख्याति प्राप्त कर ली थी, वही आपके महत्वपूर्ण जनपद महाजनपद कहलाने लगे थे। साथ ही में देखिए महाजनपदों की एक राजधानी होती थी। राजधानी में किलेबंदी भी की गई थी। इनके चारों ओर लकड़ी, ईंट तथा पत्थर की ऊंची दीवारें बनाई गई थी। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछ लेगा कि कई ऑप्शन दे देगा, साथ ही में आपको उसमें आंसर करना होगा कि 1 2 3 3 4 5 कौन सा सही है, महाजनपद से संबंधित कौन सा नहीं सही है। नेक्स्ट देखिए आगे बढ़ेंगे। ये देखिए जैसे यहाँ पर महाजनपद मैंने अभी आपको बताया कि आपका जो मगध है सबसे बड़ा महाजनपद था। साथ ही में वज्जी भी देखिए आपका महाजनपद है, अंग भी आपका महाजनपद है।
अवंती है देखिए, साथ ही में यहाँ पर देखिए कुरु है, ये सभी आपके महाजनपद हैं। आगे इसी में देखेंगे, ऐसा लगता है कि लोगों ने अन्य राजाओं के आक्रमण से डरकर अपनी सुरक्षा के लिए इन किलों का निर्माण किया। कुछ राजा अपनी राजधानी के चारों ओर विशाल, ऊंची और प्रभावशाली दीवार खड़ी कर अपनी समृद्धि और शक्ति का प्रदर्शन भी करते थे। इस तरह से किले के अंदर रहने वाले लोग और उस क्षेत्र पर नियंत्रण रखना भी सरल हो जाता होगा। इस तरह की विशाल दीवार बनाने के लिए व्यापक योजना की आवश्यकता थी और लाखों की संख्या में ईंटों तथा पत्थरों का इंतजाम करना पड़ता था। तो देखिए, अगर हम किला बंदी करेंगे, किले को मजबूत बनाना है, तो उसमें देखिए बाहरी जो दीवारें होंगी उनको बहुत ही मजबूती से बनवाना होगा। उसके लिए ईंटें भी लगेंगी, पत्थर भी लगेंगे, सभी चीज़ों का इंतजाम करना होगा। तो देखिए, जो किला बंदी जो राजा लोग करवाते थे, तो कुछ तो इसलिए करवाते थे कि दूसरे राजाओं से उनके राज्य की रक्षा हो सके, कुछ देखिए इसलिए करवाते थे कि उससे उनकी समृद्धि और शक्ति का प्रदर्शन हो कि अरे हमारे पास इतना पैसा है, इतना पावर है, हम इतनी अच्छी किलाबंदी करवा रहे हैं। तो देखिए, सबका अलग अलग मानना था, अलग अलग वो अपने से करवाते थे। साथ ही में यहाँ पर दिया हुआ है कि हजारों स्त्री पुरुष और बच्चों के लिए अथक परिश्रम किया होगा, इनके लिए संसाधनों की आवश्यकता पड़ती होगी। ये देखिए, यहाँ पर एक कौशाम्बी किले की दीवार दिखाई गई है। ये देखिए, यह चित्र आधुनिक उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के पास मिली ईंट की दीवार का अवशेष है। इसके एक भाग का निर्माण संभवतः 2500 साल पहले हुआ था। ये देखिए कितनी मोटाई है, कितनी मजबूती के साथ ये दीवार बनी हुई है। कहाँ पर मिली है? कौशाम्बी किले की दीवार है। देखिए, ये आधुनिक उत्तर प्रदेश इलाहाबाद के पास है। नेक्स्ट है इसी में, अब राजा सेना रखने लगे थे। सिपाहियों को नियमित वेतन देकर पूरे साल रखा जाता था। कुछ भुगतान संभवतः आहत सिक्कों के रूप में होता था। तो देखिए, महाजनपद जब बने, उनका ज़्यादा विकास हुआ, जनपदों का जब ज़्यादा महत्वपूर्ण हुए तो महाजनपद बने। उसी के बाद से देखिए स्टार्ट हुआ कि राजा सेना भी रखने लगे। पहले सेना नहीं रखते थे वो लोग, उसके बाद से देखिए स्टार्ट हुआ कि वो लोग सेना रखने लगे। उसको वेतन देकर रखा जाता था सिपाहियों को। साथ ही में आहत सिक्कों के रूप में भुगतान, मतलब आहत सिक्के के रूप में उनको पैसे देते थे वो। यहाँ पर देखिए एक चीज़ और लिखी हुई है कि आहत सिक्कों के बारे में कक्षा 8 में पढ़ेंगे। देखिए, क्लास 6 की बुक है, इससे ज़्यादा गहराई से आपको 7th में पढ़ने को मिलेगा, उससे और ज़्यादा चीज़ें आपको 8th में पढ़ने को मिलेगा। तो यहाँ पर ये जान लीजिए कि भुगतान के रूप में आहत सिक्कों का प्रयोग करते थे। नेक्स्ट देखिए, कर। महाजनपदों के राजा विशाल किले बनवाते थे और बड़ी सेना रखते थे, इसलिए उन्हें प्रचुर संसाधनों की आवश्यकता होती थी। इसके लिए उन्हें कर्मचारियों की भी आवश्यकता होती थी। अतः महाजनपदों के राजा लोगों द्वारा समय समय पर लाए गए उपहारों पर निर्भर ना रहकर अब नियमित रूप से कर वसूलने लगे। तो यहाँ पर देखिए, राजा जो होते थे, जब उन्होंने सेना को रखना स्टार्ट किया तो सेना को अब पैसे तो देना ही पड़ेगा। बड़ी संख्या में सेना रहेगी तो अधिक से अधिक संसाधनों की आवश्यकता होगी। तो उसके लिए राजा को इतना सारा पैसा मिलेगा कहाँ से? तो देखिए, उन्होंने कर लगाना स्टार्ट किया लोगों पर, कर वसूलने लगे। देखिए, कई प्रकार के कर लगाए उन्होंने, जैसे फसलों पर लगाए गए कर, कारीगरों के ऊपर लगाए गए कर, जो कारीगर होते थे घर वर बनाते थे उन पर लगाया गया कर, पशुपालकों और जानवरों और उनके उत्पाद के रूप में कर देना पड़ता था। तो देखिए, जिनके पास जानवर हों, उनका उत्पाद से जो पैसे प्राप्त हो उससे वो लोग कर देते थे। व्यापारियों को सामान पर कर देना पड़ता था। आखेटकों और संग्राहकों को जंगल से प्राप्त वस्तुएं देनी होती थी। तो देखिए, यहाँ पर विभिन्न प्रकार के कर उन्होंने लगवाए अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए। साथ ही में देखिए, कृषि में परिवर्तन। जैसे ही देखिए जनपद महाजनपद बने तो कृषि में भी कुछ परिवर्तन आया। क्या क्या परिवर्तन आया? इस युग में कृषि के क्षेत्र में 2 बड़े परिवर्तन आए। हल के फाल अब लोहे के बनने लगे। अब कठोर जमीन को लकड़ी के फाल की तुलना में लोहे के फाल से आसानी से जोता जा सकता था। तो देखिए, पहले जो ये विभिन्न जो यंत्र थे, पहले पत्थर के बने, उसके बाद देखिए लकड़ी के हल के फाल बनने लगे। और जैसे महाजनपद बने तो धीरे धीरे कृषि में ये भी खास हुआ कि जो लकड़ी के फाल होते थे वो लोहे के बनने लगे। और लोहा होगा तो देखिए, लोहा ज़्यादा मजबूत होता है, आसानी से उससे खेत को जोता जा सकेगा। इससे फसलों की उपज बढ़ गई। दूसरे लोगों ने धान और पौधों का रोपण शुरू किया, अर्थात खेतों में बीज छिड़क कर धान उपजाने के बजाय धान के पौधे तैयार कर उनका रोपण शुरू किया गया। अब पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा पौधे जीवित रह जाते थे, इसलिए पैदावार भी अच्छी होने लगी। तो देखिए, धान के जो बीज बोए जाते हैं वो सीधे खेतों में नहीं बो दिए जाते, पहले उसका पेड़ तैयार किए जाते हैं अलग से किसी जगह में, उसके बाद वो छोटे छोटे पेड़ों को ही खेतों में लगा दिया जाता है। तो वही चीज़ है, देखिए पहले सीधे खेतों में छिड़क कर बो देते थे, जिससे पैदावार अच्छी नहीं होती थी, बहुत सारे बीज सड़ जाते थे। लेकिन उसके बजाय पौध तैयार किया
और उन्हीं पौधों का फिर रोपण किया। अब पौध तैयार हो गया तो अब उसमें से बीज सड़ने का डर नहीं रहेगा, तो जिसके कारण फसलें अच्छी होने लगीं। आगे देखिए इसी में और क्या दिया हुआ है। सूक्ष्म निरीक्षण मगध। मगध देखिए बहुत ही बड़ा महाजनपद था। इसके बारे में यहाँ पर सूक्ष्म निरीक्षण है। क्या क्या देखिए दिया हुआ है। लगभग 200 सालों के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया। गंगा और सोन जैसी नदियाँ मगध से होकर बहती थी। यातायात, जल वितरण और जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। गंगा सोन नदियाँ देखिए मगध के से होकर बहती थी। अब नदियों का स्थान है, आसपास उसके नदियां हैं, तो नदियों का जो क्षेत्र होता है बहुत उपजाऊ होता है। तो देखिए यातायात के लिए भी, साथ ही में जल वितरण के लिए जल की जो सुविधा है नदियों के कारण वो भी अच्छी थी। जमीन को भी देखिए उपजाऊ, नदियों के आसपास का जो क्षेत्र होता है बहुत ही उपजाऊ होता है, तो जमीन भी उपजाऊ हुई। इसी के कारण से मगध जो महाजनपद था बहुत ही महत्वपूर्ण बन गया, बहुत ही शक्तिशाली बन गया। मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था। जंगलों में रहने वाले हाथियों को पकड़कर और उन्हें प्रशिक्षित कर सेना के काम में लगाया जाता था। तो देखिए मगध में हाथियों को, जंगल में बहुत सारे हाथी थे तो उन्हीं को पकड़कर उन्हें प्रशिक्षित किया जाता था और सेना के काम में भी लगाया जाता था। यही नहीं, जंगलों से घर, गाड़ियां तथा रथ बनाने के लिए लकड़ी भी मिलती थी। इसके अलावा इस क्षेत्र में लौह अयस्क की खदानें भी थी। मजबूत औजार और हथियार बनाने के लिए ये बहुत उपयोगी थे। तो देखिए मगध जनपद में काफ़ी सारी चीज़ें थी, इसीलिए महत्वपूर्ण जनपद, महाशक्तिशाली जनपद ये बन गया था। आगे देखिए इसी में दिया हुआ है कि मगध में 2 बहुत ही शक्तिशाली शासक बिंबिसार तथा अजातशत्रु हुए। अन्य जनपदों को जीतने के लिए ये हर संभव साधन अपनाते थे। महापद्मनंद एक और महत्वपूर्ण शासक थे। उन्होंने अपने नियंत्रण का क्षेत्र इस उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग तक फैला दिया था। तो देखिए राजा का भी रोल होता था कि मगध जनपद जो था शक्तिशाली था। जैसे आपका एक राजा हो गया बिंबिसार, अजातशत्रु, महापद्मनंद, इन्होंने कई राज्यों को जीता और अपने मगध राज्य में मिलाया। साथ ही में देखिए बहुत सारी ख्याति प्राप्त की, बहुत सारे अच्छे काम किए, जिसके कारण मगध जो महाजनपद था वो महाजनपद बन गया और महत्वपूर्ण बन गया। साथ ही में देखिए यहाँ पर और भी दिया हुआ है कि बिहार में राजगृह, आधुनिक राजगीर कई सालों तक मगध की राजधानी बनी रही। बाद में पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया गया। तो देखिए जो राजा होते थे ये राजधानी परिवर्तन भी करते रहते थे। तो सबसे पहले बिहार की जो सबसे पहले मगध की जो राजधानी थी वो राजगृह थी, आधुनिक राजगीर, मतलब आज के समय में उसको राजगीर के नाम से जाना जाता है। बाद में देखिए पाटलिपुत्र बन गई और आज का पटना है जो को राजधानी बनाया गया। 2300 साल से भी पहले की बात है। मैसेडोनिया का राजा सिकंदर विश्व विजय करना चाहता था। पूरी तरह सफल ना होने पर भी वह मिस्र और पश्चिमी एशिया के कुछ राज्यों को जीतता हुआ भारतीय उपमहाद्वीप में ब्यास नदी के किनारे तक पहुंच गया था। तो देखिए सिकंदर की बात यहाँ पर की गई है कि सिकंदर जो था पूरे विश्व को जीतना चाहता था, पूरे विश्व में अधिकार करना चाहता था। तो देखिए यहाँ से क्वेश्चन आपका बन सकता है कि सिकंदर कहाँ का राजा था, तो मैसेडोनिया का राजा था। साथ ही में देखिए कहाँ तक इसने सफल नहीं हुआ था ये पूरी तरह से। अगर सफल हो जाता तो पूरे विश्व को ही जीत लेता। पूरी तरह से सफल ना होने पर भी देखिए कुछ भागों को इसने जीत लिया था। जैसे पश्चिमी एशिया के कुछ राज्यों को जीतता हुआ भारतीय उपमहाद्वीप में भी देखिए पहुंच गया था, ब्यास नदी के किनारे तक। जब उसने मगध की ओर कूच करना चाहा तो उसके सिपाहियों ने इनकार कर दिया। वे इस बात से भयभीत थे कि भारत के शासकों के पास पैदल, रथ और हाथियों की बहुत बड़ी सेना है। तो देखिए मगध में भी उसने आक्रमण करना चाहा था, सोचा था कि इसको भी अपना लूं, लेकिन उसके सिपाहियों ने ही वहां से इनकार कर दिया था। और क्योंकि सिपाही जो थे भयभीत थे मगध के सेनानियों से। और यहीं से देखिए सिकंदर का जो भारत विजय करने का सपना था वो विफल हो गया था, क्योंकि उसकी सेना ने ही उसका साथ नहीं दिया था। इंपॉर्टेंट है, देखिए याद रखिएगा, यहाँ पर हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है, सभी को मैंने यहाँ पर देखिए हाईलाइट कर रखा है। तो यहाँ से देखिए मगध में क्या क्या था, सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब नेक्स्ट एक महाजनपद है वज्जी, इसको हम देखते हैं क्या है इसमें। यहाँ पर 2 ही का उल्लेख पूर्ण रूप से किया हुआ है। तो देखिए जैसा कि तुमने ऊपर पढ़ा, मगध एक शक्तिशाली राज्य बन गया था। उसके नज़दीक ही वज्जी राज था, जिसकी राजधानी वैशाली बिहार थी। तो याद रखिएगा वज्जी की राजधानी वैशाली, आधुनिक क्या है बिहार। यहाँ एक अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी जिसे गण या संघ कहते थे। गण या संघ में कई शासक होते थे और इसमें से प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। ये सभी राजा विभिन्न अनुष्ठानों को एक साथ संपन्न करते थे। सभाओं में बैठकर ये बातचीत, बहस और वाद विवाद के जरिए तय करते थे कि क्या करना है और किस तरह करना है। शत्रुओं के आक्रमण से निपटने के लिए वे मिलकर चर्चाएं करते थे। स्त्रियां दास तथा
कमकार इन सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकते थे। तो देखिए वज्जी से संबंधित यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, सारे इंपॉर्टेंट हैं, सभी को मैंने हाईलाइट कर रखा है कि ये देखिए यहाँ पर एक अलग तरह की शासन व्यवस्था थी। गण या संघ होते थे, मतलब कई लोगों का संघ होता था और वो सभी मिलकर ही काम करते थे। मगध में जैसे अभी आपने देखा कि उसमें केवल एक राजा होता था और सेना होती थी, तो वो सब मिलकर कार्य करते थे। लेकिन राजा की जगह में यहाँ पर देखिए गण और संघ होते थे, गण या संघ, जिसमें कई लोग राजा ही होते थे। मान लीजिए सभी लोग को राजा माना जाता था जितने लोगों का ये संघ होता था। आगे देखिए इसमें दिया हुआ है कि वज्जी संघ का यह वर्णन दीघ निकाय से लिया गया है। दीघ निकाय एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है जिसमें बुद्ध के कई व्याख्यान दिए गए हैं। इन्हें करीब 2300 साल पहले लिखा गया था। तो देखिए वज्जी संघ के समय हम लोग आप लोग तो कोई थे नहीं, तो देखिए ये लिया कहाँ से गया है, दीघ निकाय से। याद रखिएगा कि वज्जी संघ का कहाँ से लिया गया है, वज्जी संघ के बारे में जो जानकारी मिली है कहाँ से ली गई है, तो दीघ निकाय से। क्योंकि देखिए बुद्ध का एक ग्रंथ है दीघ निकाय, और इसी में वर्णन मिलता है वज्जी संघ का, जो करीब 2300 साल पहले लिखा गया है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर अजातशत्रु और वज्जी संघ। अजातशत्रु वज्जी संघ पर आक्रमण करना चाहते थे। उन्होंने अपने मंत्री वत्सकार को बुद्ध के पास सलाह के लिए भेजा। बुद्ध ने उनसे पूछा कि क्या वज्जी सभाएं नियमित रूप से होती हैं, क्या उनमें सभी सदस्य उपस्थित होते हैं। जब उन्हें पता चला कि ऐसा होता है, उन्होंने कहा कि वज्जी वासी तब तक उन्नति करते रहेंगे जब तक वे पूर्ण रूप से नियमित सभाएं करते रहेंगे, आपस में मिलजुल कर काम करते रहेंगे, पारंपरिक नियमों का पालन करते रहेंगे, बड़ों का सम्मान, समर्थन और उनकी बातों पर ध्यान देते रहेंगे। वज्जी महिलाओं के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे और उन्हें बंधक नहीं बनाएंगे। शहरों और गाँवों में चैत्यों का रख रखाव करेंगे, विभिन्न मतावलंबी संतों का सम्मान करेंगे और उनके आने पर कोई रोक नहीं लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए वज्जी संघ की कुछ विशेषताएं दी हुई हैं, वो ये सारे काम करते थे। क्योंकि अजातशत्रु जो देखिए मगध का राजा था, अजातशत्रु इतने शक्तिशाली महाजनपद का राजा था, उसने भी देखिए वज्जी संघ में आक्रमण करने की कोशिश की थी, वज्जी संघ को अपने मगध में मिलाने की कोशिश की थी, लेकिन उसने नहीं किया। क्योंकि पहले उसने बुद्ध से पूछा कि क्या वो वहाँ आक्रमण करे, तो देखिए बुद्ध ने सब कुछ क्लियर किया कि जब तक वहाँ पर ये सारी चीज़ें रहेंगी तब तक वहाँ पर आक्रमण करना सही नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए कई शक्तिशाली राजा इन संघों को जीतना चाहते थे, इसके बावजूद उनका राज्य अब से लगभग 1500 साल पहले तक चलता रहा। उसके बाद गुप्त शासकों ने गढ़ और संघ पर विजय प्राप्त कर उन्हें अपने राज्य में शामिल कर लिया। इसके बारे में तुम अध्याय 9 में पढ़ोगे। तो देखिए विस्तार से आप अध्याय 9 में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ वज्जी संघ की बात की जा रही है कि वज्जी संघ को कई शासकों ने जीतना चाहा, लेकिन वो वहाँ पर अधिकार नहीं कर पाए। लगभग 15 सालों तक ये वज्जी संघ चलता रहा, लेकिन बाद में गुप्त शासक आए और उन्होंने गढ़ और संघ पर विजय प्राप्त कर ली। गढ़ और संघ जो वहाँ के राजा होते थे, कई लोगों की जो सभा होती थी राजाओं की, तो उसी पर विजय प्राप्त कर लिया। तो इसी कारण से वो राज्य को अपने आप में शामिल कर लिए। तो यहाँ से देखिए चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, साथ ही में जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो आपको आगे भी मिलते रहें। यहाँ पर देखिए एक चीज़ छूट रही थी, कुछ तिथियाँ। सभी चैप्टर में आपकी कुछ महत्वपूर्ण तिथियाँ दी हुई हैं। नए शासक लगभग 3000 साल पहले, महाजनपदों का देखिए उदय हुआ था लगभग 3000 साल पहले, सिकंदर ने आक्रमण किया था 2300 साल पहले। सिकंदर के आक्रमण का उल्लेख कहाँ पर है देखिए, तो दीघ निकाय में है, जो किसका ग्रंथ है, बुद्ध का ग्रंथ है। साथ ही में देखिए एक यहाँ पर लास्ट ये है कि गण या संघ राज्यों का अंत कब हुआ था, लगभग 1500 साल पहले हुआ था। तो देखिए सभी चीज़ें याद रखिएगा। चैप्टर कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।